हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज विद जेएनपी, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम सीटेट के पेपर 2 के साइंस के 21 जैन 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस जो 21 जैन के शिफ्ट में आए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगा, जिससे आपकी साइंस की थ्योरी भी कवर होगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और इसका पीडीएफ आपको सेशन के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। एक्स एक पौधा है जो स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या कहलाता है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक एंड विषमपोषी यानी हेट्रोट्रोफिक। तो घटपटनी जिसे पिथर प्लांट कहा जाता है, शैवाल, एल्गी, अमरबेल, कैसकटा, कवक, फंगस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है, तो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक होता है पिथर प्लांट। अमरबेल कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होते, इसलिए वे भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते। मनुष्य और जानवरों की तरह ऐसे पौधे अन्य पौधे द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं। कैसकटा, अमरबेल विषमपोषी पौधे पोषण का एक उदाहरण है। विषमपोषी होता है जो दूसरों पर डिपेंड करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जिस पौधे पर चढ़ता है उसे से तैयार भोजन प्राप्त करता है, यानी कि होता है ना कि दूसरों पर डिपेंड रहना। जिस पौधे पर चढ़ता है उसे परपोषी कहते हैं। घटपड़नी जिसे पत्थर प्लांट कहते हैं, यह कीटभक्षी पौधा है। हरे रंग का होने के कारण प्रकाश संश्लेषण भी करता है। घड़ी जैसी या जग जैसी संरचना पत्ती का संशोधित भाग है। पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनाता है, घड़े का मुंह खोलकर बंद करता है। घड़े में जब कोई कीट आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीट बालों में उलझ जाता है। घड़े में स्रावित पाचक रसों से कीट बच जाता है और इससे पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। घटपड़नी में पोषक के स्वपोषी व विषमपोषी दोनों होते हैं। अब है फंगस। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं मृतपोषी पोषण कहलाते हैं। शैवाल हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है जो हरा रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 2। जड़ एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य और जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जड़ क्या है? आहार नाल में जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं? बैक्टीरिया। इसका आंसर तो हो गया बैक्टीरिया। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ईचिचेरिया बैक्टीरिया होता है। ज्यादातर मामलों में जीवाणु हानि रहित होता है। इकोलाई कुछ ऐसे प्रभेद अतिसार की जो विब्रियो कोलाई बैक्टीरिया होता है, अगर वो हमारी बॉडी में आ जाए तो वो दस्त, ऐठन ये सब कर देता है। हैजा। इकोलाई एंटोबैक्टीरिया का कुल एक रोड के आकार का जीवाणु है। इकोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। विषाणु गैर कोशिकीय जीव होते हैं जिनकी विशेषता जीवित कोशिका के बाहर एक अक्रिय क्रिस्टल संरचना होती है। शैवाल में क्लोरोफिल पर्णहरित होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन तैयार करते हैं। कवक वे जीव होते हैं जो मृत और सड़ने से पोषक तत्व लेते हैं, यानी कि जो कवक होते हैं वो डेड एंड डिके पदार्थों के होते हैं जिन्हें मृतपोषी कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक। क्वेश्चन नंबर 3। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। निम्न में किन चरणों को सही क्रम में निरूपित करता है? यानी कि जो भेड़ से अपन ऊन निकालते हैं हम लोग, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले क्या करेंगे कि भेड़ के बालों को काटा जाता है, तो ऊन की कटाई। अभिमार्जन। अभिमार्जन होता है कि जो उसके बाद बालों को काट कर उसको अच्छी तरह से धोना, सुखाना, ये सब करना अभिवादन कहलाता है। अब उसके बाद हम छांटते हैं, उसमें अच्छे रेश कौन से हैं। फिर होता है कलर करना। जब कलर करने के बाद क्या करते हैं, धागे बन जाते तो उसे लपेट लिया जाता है और बाद में जो स्वेटर बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए।
ऊन कटाई भेड़ के बालों की त्वचा की एक पतली परत के साथ उनके शरीर से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन कटाई कहा जाता है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संशोधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। अभिमार्जन त्वचा से उतारे गए बालों को टांकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। इसे अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। छटाई रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न बनावट वाले पृथक बालों को पृथक करते हैं। बालों में छोटे छोटे कोमल रेशों को छांट दिया जाता है, जिन्हें उन्हें बर कहा जाता है। बर होता है रेशों को छांटना। पुनः विमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन बन जाती है। रंगाई हो गई, रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है। भेड़ या बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी या सफेद होती है। जब उनका कलर हो जाता है तो उसे लपेट कर धागा बना लिया जाता है। बाद में स्वेटर या कंबल बनाने के लिए बुनाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संधि जोड़ों के प्रकार में सही मिलान सेट को निरूपित करता है। कंदुक व खल्लिका संधि, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। दुराग संधि, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट और अचल संधि फिक्स होती है। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो कि हमारे आर्म्स और शोल्डर में होती है। ए का ऑप्शन नंबर 1। दुराग जिसे पाइवट जॉइंट बोला जाता है, जो हमारे नेक में होती है। हिंज जॉइंट जो एक कब्जे की तरह होती है। अचल संधि जो हमारे हिंज जॉइंट होती है, एल्बो कोहनी में होती है। अचल संधि जिसे फिक्स बोला जाता है, जो मूव नहीं करती, तो इसके लिए हो गया जो जबड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संधि संधि कंकाल तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जॉइंट हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिना जॉइंट के तो हमारा शरीर मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। एक व्यस्त शरीर में 206 अस्थियां होती है। जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनके अंदर 300 बोन्स होती है। एक व्यस्त शरीर में 206 हड्डियां, न्यू बोर्न बेबी में 300 बोन्स होती हैं। संधि गति करने में सहायक होती है। संधि हमारे कंधों को घुमाने, घुटने, कोहनी मोड़ने आदि मदद करती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस प्रकार की संधि घूर्णन गति में मदद करती है। एक अस्थि दूसरी अस्थि खोखले स्थान से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए शोल्डर हो गया, दुराग्र जिसे पाइवट जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार की संधि एक तरफ आगे और एक तरफ पीछे मूवमेंट करती है। इस तरह से चिपकी हुई होती है कि पूरा घूर्णन संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए गर्दन। हिंज जॉइंट जो कि दरवाजे के कब्जे की तरह होती है, जो केवल आगे और पीछे गति करना संभव है, जैसे टखने, कोहनी, घुटने की संधि। अचल संधि जिसे फिक्स जॉइंट बोला जाता है। इस प्रकार की संधियों को आपस में इस तरह जोड़ा जाता है कि वे निश्चित संरचना में बनाने के लिए घटक से जुड़ी रहे, जैसे ऊपरी जबड़ा। Ball and socket joint, arms and shoulder, pivot joint, neck, hinge joint, elbow, hip joint, jaw. क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथन कौन सा सही है? अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम में 23 युगल होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में एक्स तथा लिंग वाई क्रोमोसोम होता है। सॉरी, एक्स अर्थात लिंग क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब हम फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी में, तो क्रोमोसोम की संख्या हमारी बॉडी में क्रोमोसोम टू टाइप से जो होते हैं, टू टाइप से होते हैं। एक तो ऑटोसोम जिससे जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स एक्स तो फीमेल में, एक्स वाई मेल में होता है। जोन प्रजनन करने वाले जीवों में दैहिक दैहिक जिसे ऑटोसोम्स बोला जाता है। कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आमतौर पर 2n22 होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम एक युग्म होता है, जो लिंग कोशिकाओं में युग्मों में पाए जाने के लिए अगुणित n संख्या से दुगनी होती है। यानी कि जो फीमेल में
फीमेल में तो XX क्रोमोसोम मिलेगा और मेल में मिलेगा XY क्रोमोसोम। लिंक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक युग्म जो निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति नर है या मादा। वैज्ञानिक मानव अन्य स्तनधारियों के लिए क्रोमोसोमों को X और Y से नामित करते हैं। मनुष्य में लिंक क्रोमोसोमों की कुल 23 युग्म क्रोमोसोमों में एक युग्म होता है। 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम कहा जाता है। XX वाले महिलाएं तथा XY क्रोमोसोम वाले पुरुष होते हैं। X क्रोमोसोम एक लंबी छोटी भुजा के साथ बड़े ऑटोसोमल क्रोमोसोम जैसा होता है। Y क्रोमोसोम की एक लंबी भुजा और बहुत छोटी दूसरी भुजा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, X और Y ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील, अंततः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। X और Y क्या हो सकते हैं? केरोसिन में स्टोर करके रखे जाने वाले एलिमेंट हम सब जानते हैं। एक तो सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है। इसका आंसर हो गया सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तीव्रता से विक्रिया करती है कि खुले में रखने पर उन्हें आग लग जाती है। कि जब ओपन में होती है ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो जलने लगती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। ऐसी धातुएं बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा आकस्मिक आग से बचाने के लिए उन्हें केरोसिन के तेल और मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है। इसका उपयोग शॉल, स्वेटर, कंबल बनाने के लिए किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? शॉल, कंबल और स्वेटर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है एक्रेलिक होता है। पॉलिएस्टर प्लास्टिक हो गया, ये ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गया। रेयन, रेयन भी नहीं होगा, नायलॉन भी नहीं होगा, तो बचा एक्रेलिक। फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, तो मानव रेशा होता है जो कि ह्यूमन बनाते हैं, एक होता है सिंथेसाइज जो लैब में बनाया जाता है। एक्रेलिक सिंथेसाइज फाइबर हो गया। सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं और कंबल का इस्तेमाल करते हैं। कई वास्तव में प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते, हालांकि वे ऊन के समान दिखते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जिन्हें एक्रेलिक कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त काफी महंगा होता है, जबकि एक्रेलिक से बने कपड़े अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशा अधिक टिकाऊ, किफायती होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक लोकप्रिय बनाते हैं। सिंथेसाइज्ड फाइबर, संश्लेषित रेशा, मानव द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ऐसी छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी एकल इकाइयां बनाती हैं जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक पॉलीमर, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थ का उपयोग करके प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। जो संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम के मूल रॉ मटेरियल से बनते हैं उन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता? इसमें नहीं पूछा है। बिजली से लगी आग, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, कागज का जलना। तो लकड़ी से लकड़ी की आग को तो पानी से बुझा सकते हैं। कागज जल जाए तो भी उसे पानी से बुझाया जा सकता है। पेट्रोल है जो कि हल्का होता है, अगर उसमें पानी डालेंगे तो ये फैलने लगेगा। और बिजली से लगी आग को भी हम पानी से नहीं बुझा सकते। रीजन क्योंकि क्या होता है कि पानी जब फेंकते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि H प्लस आयन रिलीज होने के कारण। अगर जहाँ आयन होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, तो फर्स्ट हो गया, एक थर्ड हो गया इसका राइट आंसर। सामान्य अग्निशामक जल है, लेकिन सब जल तभी काम करते हैं जब लकड़ी और कागज जैसी चीजों में आग लगी हो। यदि बिजली के उपकरण में आग लगी है तो जल बिजली का संचालन करता है और आग बुझाने की कोशिश करने वालों को नुकसान पहुंचाता है। तेल और पेट्रोल से संबंधित आग के लिए उपयुक्त जल उपयुक्त नहीं है। जैसे जल तेल के नीचे डूबता है वैसे ही ऊपर से जल रहता है।
बिजली के उपकरण पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, संकटापन्न प्रजाति की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा संकलन निम्नलिखित में किसने, यानी कि जो एनिमल इंडेंजर्ड हो जाते हैं उनका जो डेटा है हम कहाँ कलेक्ट करते हैं, वो रेड डाटा बुक में, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा पुस्तक वह सोर्स है, पुस्तिका है जो सभी संकटापन्न जंतु यानी कि इंडेंजर्ड एनिमल उत्पादक का रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक का रखरखाव इंटरनेशनल स्तर पर किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले पादप जंतुओं के लिए रेड डाटा पुस्तक भी रखता है। अब है ग्रीन डाटा बुक। ग्रीन डाटा बुक में क्या होता है? ग्रीन है तो पेड़ पौधों से रिलेटेड चीजें ही होंगी इसमें। ग्रीन डाटा बुक एक छोटे आकार की किताब होती है जो पर्यावरण डेटा से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करती है। यह विश्व विकास संकेतकों पर आधारित कृषि, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, वानिकी, प्रदूषण, स्वच्छता, हरित डेटा के प्रमुख संकेतक है। व्हाइट डेटा बुक, ब्राउन डेटा बुक, इसकी पूरी टेबल बनाई है। व्हाइट सफेद हो गया, दुर्लभ प्रजाति। ग्रीन हरे, खतरे में की प्रजाति से बाहर। संतरा विलुप्त होने वाली प्रजाति। अंबर कमजोर प्रजातियां। ब्लैक विलुप्त प्रजाति। रेड हो गई गंभीर रूप से लुप्त, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है वो। अब स्लेटी हो गया दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजाति, जो जिसे वैज्ञानिक जानकारी विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, धातु P तथा Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं, लेकिन धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की पहचान कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बोल रहे धातु P तथा धातु Q लवण विलयन से विस्थापित करें कि P Q को विस्थापित करे तो P की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, लेकिन धातु R को लवण विलयन से विस्थापित नहीं करता, यानी कि R ज़्यादा रिएक्टिव हो गया P से। क्वेश्चन बोल रहा है कि कम अभिक्रियाशील धातु की पहचान कीजिए। तो कम अभिक्रियाशील धातु हो गई Q। धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो श्रेणी को धातु अभिक्रियाशीलता के रूप में जाना जाता है। अधिकांश क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर और सबसे कम क्रियाशील धातुएं सबसे नीचे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण। श्यामा एक समतल दर्पण से 1 मीटर दूरी पर खड़ी है और अपना प्रतिबिंब देख रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है तो प्रतिबिंब में क्या बदलाव देखेगी? तो क्या होगा कि प्रतिबिंब आकार में बढ़ जाती है लेकिन दर्पण से समान दूरी पर रहती है। प्रतिबिंब का आकार वही रहता है लेकिन दर्पण से दूर चला जाता है। प्रतिबिंब का आकार वही रहता है लेकिन दर्पण के निकट आ जाता है। प्रतिबिंब आकार में कम हो जाती है लेकिन दर्पण से दूर चली जाती है। तो क्या होगा कि जब भी हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज जो होती है वो तो सेम ही साइज की बनती है, तो आकार तो उसका सेम हो गया। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, आकार वही रहता है, आकार वही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाती है। अगर कोई पर्सन 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो 2 मीटर पीछे बनेगी। तो जो इमेज की और पर्सन की डिस्टेंस होगी वो टोटल 3 मीटर हो गई। तो क्या होगा कि दर्पण से दूर चला जाता है इमेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब वस्तु समतल दर्पण के समान दूरी पर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब सीधी है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पर निर्भर करता है। जैसे वस्तु दर्पण के पीछे की दूरी बढ़ती है छवि का आकार समान रहता है। इनकी इमेज उसकी साइज सेम रहती है। डिस्टेंस इंक्रीज होगी, साइज सेम होगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति दर्पण से दूरी पर खड़ा है तो छवि की दूरी बढ़ जाती है और छवि का आकार नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 12,
एक हरे रंग का घन जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर, लाल रंग का घन जिसकी 35 मीटर और एक पीला घन जिसकी 50.5 मीटर है, समतल मेज पर पड़े हैं। सभी घनों का द्रव्यमान समान होने पर कौन सा मेज अधिक दाब लगाएगा? तो दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, इसे प्रेशर बोला जाता है। तो क्या होगा कि एरिया का वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी प्रेशर उतना ही कम होगा। अब बोल रहे हैं कि घन जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, अब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सभी घनों का द्रव्यमान समान होने पर सब मेज का अधिक दाब डालेगा, यानी कि मेज पे प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका एरिया कम होगा, जिसकी साइड या फिर जो कोर होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह बल वह जो किसी पृष्ठ को एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है जिसे दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बल क्षेत्रफल जिस तरह कार्य करता है, यानी कि एफ अपॉन में ए। क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा बल उसके लिए पृष्ठ पर उतना अधिक दाब रखेगा। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके सिरे के क्षेत्रफल से कम होता है, इसलिए वही बल लकड़ी के तख्त की कील के नुकीले सिरे को ढकेलने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानिए। ध्वनि निर्वात के माध्यम से गमन कर सकते, तो ऑप्शन 1 ही गलत हो गया, क्योंकि बोल रहा है निर्वात यानी वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल नहीं करता, तो आंसर हो गया राइट ये वाला। ध्वनि ऊर्जा के एक रूप है, यह एक कंपन है जो ऊर्जा के श्रव्य के रूप में गमन करती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कारण क्या होता है साउंड के ट्रेवल करने का, जो मीडियम होता है उसमें पार्टिकल्स के आपस में टकराने से साउंड ट्रेवल करती है। ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है जिससे ध्वनि गमन कर रही होती है। चूंकि निर्वात में कंपन करने के लिए कोई कण नहीं होता, ध्वनि निर्वात के माध्यम से संचित नहीं हो सकती। कंपन करने वाली वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि का तारतम्य भी उतना ही अधिक होगा। अधिकतम मान में न्यूनतम मान तक घनत्व के परिवर्तन फिर अधिकतम मान में परिवर्तन पूर्ण दोलन बनाता है। प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, यानी कि एफ होता है 1 अपॉन में एन, एक सेकंड में किए गए कंपन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसकी वैल्यू होती है हर्ट्ज फुल। बांसुरी में ध्वनि स्तंभ में वायु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस समुच्चय में ऐसे द्रव होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नींबू का रस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, जिनमें ब्रेक करना इजी नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल ऑयल, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आता है आसुत जल। आसुत जल का तो पता ही है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस सेट में भौतिक परिवर्तन शामिल है, यानी कि फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है कि उसमें उसकी साइज, कलर और जो स्टेट होती है ना वो सेम ही रहती है। कागज का काटना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। केक पकाना यानी कि केक में होता है बेकिंग पाउडर, तो केमिकल रिएक्शन हो गई। जल का उबालना, खाना पकाना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। कागज का जलाना, जलाना जलने के बाद राख बन जाता है, ये चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन। दूध से दही जमना केमिकल रिएक्शन।
बचा लास्ट ऑप्शन डी, कांच तोड़ना, गेहूं पीसना, जल उबालना। ये ऑप्शन डी राइट आंसर। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था, गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि फिजिकल चेंज होगा तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती क्रिया है। ऐसे परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण कांच तोड़ना, पानी उबालना, गेहूं पीसना। उदाहरणों में केवल कांच, पानी और गेहूं के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इनमें केमिकल परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हमारे शरीर में भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन की एक श्रृंखला के कारण होते हैं। दवा रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का अंतिम उत्पाद। रेवा एक गाड़ी से अपने ऑफिस में घर जा रही है। 22 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। वह कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार 15 मिनट रुकती है। वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करती है। तो एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो बोल रहे हैं कि 22 किलोमीटर उसकी घर से डिस्टेंस है ऑफिस की। 10 मिनट के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी कि 10 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 7 से भाग देंगे, 1/6 हो गया। तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। बची 14 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो क्या करती है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम 1/4। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 22 किलोमीटर और टाइम हो गया 6 + 1/4। तो कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, 4 से 12, 5/12। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम 22, 5/12। इसको मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो ये ऑप्शन आता है 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो इसको इससे करेंगे भी तो 33 के अराउंड आंसर आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में क्या चौक और जल के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है। निस्पंदन जैसे फिल्ट्रेशन बोला जाता है, निस्तारण, डिसैंटेशन, अवसादन सेडिमेंटेशन और ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। चौक और जल के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया नहीं है तो ये हो गया जो कि कपूर में यूज होता है, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। प्रतिबिंब का आकार प्रकाश और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। प्रतिबिंब का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। छाया निर्माण को उसी अवधारणा पर समझाया जाता है जिससे प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार प्रकाश सोर्स और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि जो इमेज शैडो बनती है ना, अगर हम पास आते हैं तो इमेज शैडो छोटी होती जाती है, थोड़ा सा पीछे हटते जाते हैं तो शैडो लंबी हो जाती है। तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। इमेज की स्थिति प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सही कथन को पहचानें। दोमट मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी जल में अधिक रिसाव दर अधिक होती है। बलुई मिट्टी में दोमट मिट्टी में जल की अंतःस्राव दर अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में जल के अंतःस्रावण दर रेतीली मिट्टी के समान होती है। बलुई मिट्टी में जल के रिसने की दर चिकनी मिट्टी की तुलना में अधिक होती है। जो हमारे
रिसाव होता है उसे बोलते हैं प्रोकोलेशन। तो जो उसकी रेट होती है वो डिपेंड करती है जल की मात्रा और उसमें जो प्रोकोलेशन में उसका टाइम लगता है ना उस पर। तो रेतीली मिट्टी में जल के रिसाव की दर सबसे अधिक होती है क्योंकि कण का आकार चिकनी मिट्टी की तुलना में बड़ा होता है। बालुई मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है जिससे रेतीली मिट्टी कहा जाता है। बालुई मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी कहते हैं। रेत के कण काफी बड़े होते हैं जिससे क्या होता है, पानी का रिसाव ज्यादा होता है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिकनी मिट्टी, सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। अगर अगर उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका जो ज़्यादा रेशो होगा तो क्या होगा कि पानी इजीली नहीं होता है ना, चिकनी मिट्टी में पैर फंसने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ पे फंस जाते हैं। रेतीली मिट्टी के विपरीत कणों के बीच छोटे अंतरालों में जल रखा जा सकता है, इसलिए चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है। दोमट मिट्टी में बड़े महीन कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो दोमट मिट्टी कहलाती है। पौधों को उगाने के लिए अच्छी ऊपरी मिट्टी दोमट मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। एक्स एक विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वाई विटामिन भरपूर खाद्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक्स और वाई को पहचान करनी है। तो विटामिन टू टाइप होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होता है बी और सी, फैट सोल्यूबल होता है ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल के लिए से बी कॉम्प्लेक्स से याद कर सकते हो और फैट सोल्यूबल के लिए से कीड़ा करके याद कर सकते हो, के ई डी ए, कीड़ा। ए विटामिन जो वसा में घुलनशील है यानी कि फैट सोल्यूबल है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आंखों के लिए विटामिन ए, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है, जीरोथैल्मिया जिसे वर्णांधता बोला जाता है। और वाई विटामिन खाद्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं ना उनके बारे में बोलता है। पीले फल, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसकी हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि हमारा शरीर में संश्लेषित नहीं कर सकता, इसलिए हम प्राकृतिक सोर्स जैसे फल सब्जी का सेवन करते हैं। विटामिन को दो पार्ट में बांटा गया, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। विटामिन ए पीले फल सब्जियां दूध टमाटर। विटामिन ए रेटिनोल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फ्लोकिनोन। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।